नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने 12th फिजिक्स का प्रश्न बैंक जो विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया गया है उसका संपूर्ण हल यहां पर आपके सामने लेके आया हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो बच्चों आपको याद रखना है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है 1/ε0 होता है। एकांक आवेश Q = यहाँ पर 1 है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ε0 का मात्रक है। बच्चों याद रखना, आपको ε0 का मात्रक थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पर कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद है आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको सेकंड ऑप्शन पे लगाना है, न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। बच्चों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक कूलम्ब आवेश में उपस्थित होते हैं। एक बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E होगा। तो आपको यहाँ पर E और R के बीच में संबंध फाइंड करना है। तो संबंध आपको सेकंड लगाना है, E व्युत्क्रमानुपाती R² होता है, मतलब E व्युत्क्रमानुपाती 1/R²। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर आपको निशान लगाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आवेश का विमीय सूत्र है। तो बच्चों आपको याद रखना है, वैसे याद होगा, आवेश का विमीय सूत्र होता है A × T AT। थर्ड ऑप्शन पर यहाँ पे R का निशान लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न में अध्याय नंबर 2 विद्युत विभव का मात्रक है। तो विद्युत विभव का क्या मात्रक होता है। बच्चों आपको याद होगा, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। बहुत बढ़िया। पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है। पृथ्वी का विद्युत विभव 0 होता है, 0 माना जाता है। गोलीय चालक की धारिता का मान आपको याद होगा 4πε0 × R। थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने पर उसकी धारिता क्या होती है। बच्चों आपको याद रखना है, बढ़ती है। इसके बाद है, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होता है। तो बच्चों याद रखना, आपको आवेश समान होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर अध्याय नंबर 3 में आपके बहुविकल्पी प्रश्न, किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है। तो किसी चालक में विद्युत प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। सेकंड ऑप्शन लगाना है आपको। अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। फर्स्ट ऑप्शन लगाना है। दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। क्या समान होता है बच्चों, याद रखना है, धारा समान होती है। एक तार को खींचकर, चौथा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध याद रखना बच्चों 4 गुना होता है। ओमीय प्रतिरोध है। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें 3 जो है, पहला ऑप्शन है आपका संधि, प्रकाश डायोड, ट्रांजिस्टर। तो तांबे का तार पे आपको निशान लगाना है। ओमीय प्रतिरोध तांबे का तार होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक बच्चों याद होगा आपको, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। अगला है आपका रिक्त स्थान, यहाँ पर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक आपको बच्चों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वोल्ट प्रति मीटर होता है, आपको यहाँ पर लिख लेना है, वोल्ट प्रति मीटर। विभवमापी की संतुलित स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है, बहुत अधिक होता है, अति उच्च। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में लिखना है, अति उच्च या बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है आपका, किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से संरक्षण पर आधारित है। तो आपको यहाँ पर बच्चों लिखना है, आवेश संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। तो यहाँ पर आपको ऊर्जा संरक्षण लिखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं 5वां, मीटर सेतु कौन से सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों याद होगा आपको, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत धारा प्रश्न नंबर 6 है। यहाँ पर विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अदिश पर यहाँ पर राइट का निशान लगाना है आपको। विद्युत धारा घनत्व कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। यहाँ पर आपको सदिश राशि लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर अध्याय नंबर 4 बहुविकल्पी प्रश्न में, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। बच्चों याद रखना है, एक गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। निर्वात में स्थित दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तब उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति आपको याद रखना है बच्चों, प्रतिकर्षण की होती है। सेकंड ऑप्शन होगा यहाँ पर। इसके बाद एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ होता है बच्चों याद रखना है, ऋजु रेखीय या सरल रेखीय होता है समांतर प्रवेश करने पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का मान, फोर्थ ऑप्शन हो गया, NIAB होता है। इसके बाद एक किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण अधिकतम होगा जब क्षेत्र और लूप का तल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, समांतर हो। इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, लंबवत शब्द यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लगाना है, समांतर हो। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर रिक्त स्थान आ रहा है।
इसमें ध्यान से आपको देखना है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं बच्चों? लॉरेंज बल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और लॉरेंज बल, सेकंड क्वेश्चन है आपके, लॉरेंज बल का सूत्र भी आपको बच्चों याद रखना है। लॉरेंज बल का सूत्र होता है A बराबर BQV साइन थीटा। लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर BQV साइन थीटा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध। तो यहाँ पर आदर्श शब्द यूज किया गया है, इसलिए आपको याद रखना है बच्चों, आदर्श वोल्टीमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर, इसमें एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध तो अनंत होता है और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। यहाँ पर 0 पे 0 लगाना है, 0 लिखना है। किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने की सामर्थ्य को चुंबकनशीलता कहते हैं। सही जोड़ी यहाँ पर आ रही है आपके यहाँ, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर ध्यान से सही जोड़ी को देखना है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपको टेस्ला लगाना है, चुंबकीय आघूर्ण के लिए एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर लगाना है, चुंबकनशीलता के लिए आपको टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पेयर लगाना है। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। और ऐढ़न नियतांक के लिए आपको यहाँ पर लगाना है न्यूटन इंटू मीटर प्रति रेडियन। यह आपको यहाँ पर लगाना है। ध्यान से लगा लीजिए सही जोड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका अध्याय नंबर 6 में बहुविकल्पी प्रश्न में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो किससे स्वतंत्र होता है? कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक है बच्चों, याद रखना आपको, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? वेबर होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो भंवर धाराओं का उपयोग आपको यहाँ पर चारों में लगाना, उपयुक्त तो सभी में किया जाता है। भंवर धाराओं का उपयोग धारामापी को रुद्धोल बनाने में भी करते हैं, विद्युत ब्रेक में भी करते हैं और चल मापी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका लेंज का नियम संबंधित है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन लगाना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी करने पर उसका स्वप्रेरकत्व हो जाता है। तो उसका स्वप्रेरकत्व जो होता है वो 4 गुना हो जाता है, क्योंकि L जो होता है स्वप्रेरकत्व n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रिक्त स्थान आ रहे हैं, ध्यान से रिक्त स्थानों को देखिए। विद्युत चुंबकीय युक्तियों में इसके प्रभाव को कम करने के लिए करोड़ को पटलित करते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों, भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए करोड़ को पटलित करते हैं। तो भंवर धारा यहाँ पर लिखना है आपको, रिक्त स्थान में लिख लीजिए आप। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। सेकंड हो गया। इसके बाद थर्ड है आपका यहाँ पर, स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली के किसकी माप होती है? तो स्वप्रेरकत्व जो होती है किसी कुंडली के विद्युत जड़त्व की माप होती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बच्चों याद रखना है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है वो आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्या लिखना है आपको बच्चों यहाँ पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसमें प्रत्यावर्ती धारा संबंध अध्याय नंबर 7, एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है। तो एक संधारित्र अपने में से AC को गुजरने देता है, केवल AC को गुजरने देता है। सेकंड ऑप्शन होगा यहाँ पर। प्रतिघात का मात्रक है, तो प्रतिघात का मात्रक ओम है, यहाँ पर लगाना है। भारत के घरों में दिए जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो याद रखना आपको 50 हर्ट्ज होती है। सेकंड ऑप्शन लगाना है यहाँ पर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में राशि बढ़ती है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में विभव बढ़ता है। सेकंड ऑप्शन लगाना है यहाँ पर आपको। इसके बाद रिक्त स्थान आ रहे हैं आपके यहाँ पर सामने, ध्यान से देखिए। एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कितने डिग्री का कलांतर होता है? तो आपको बच्चों लिखना है इसके रिक्त स्थान में 90 डिग्री का कलांतर होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान I0 और आभासी मान IRMS के बीच में क्या संबंध होता है? तो बच्चों याद रखना है, लिख लीजिए आप, IRMS बराबर होता है I0/√2। ठीक है। एक अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं आपके यहाँ पर, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? तो बच्चों याद रखना है 0 होता है। इसके बाद ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली की तुलना में क्या होती है? तो यहाँ पर आपको बच्चों लिखना है कम होती है, रिक्त स्थान में कम लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर,
अध्याय नंबर 8, इसमें आ रहा है आपके बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बच्चों याद रखना है गामा किरणों की होती है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B में क्या संबंध होता है? तो बच्चों याद रखना है, फर्स्ट ऑप्शन लगाना है, B बराबर E/C होता है। ओजोन मंडल अवशोषित करता है। ओजोन मंडल बच्चों याद रखना है पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका चौथा, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में और चुंबकीय वेक्टर y दिशा में आपके दे रखा है तो उसकी संचरण की दिशा क्या होगी? तो z दिशा में होगी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर लगाना है आपको। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है 10⁻⁻6 मीटर की होती है। सेकंड ऑप्शन लगाना है आपको। यहाँ पर रिक्त स्थान आ रहे हैं। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग कौन सी होती है? तो गामा किरणें होती है। तो यहाँ पर गामा आपको लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। अगला है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? तो बच्चों याद होगा आपको, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है। पराबैंगनी लैंपों के बल्ब किसके बनाए थे? इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है बच्चों, क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। इसके बाद है जीवाणुनाशक के रूप में कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? पराबैंगनी तरंगों या किरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें लिखना है आपको सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास कितनी होती है? तो सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास 10⁻7 एंगस्ट्रॉन होती है बच्चों। इसमें 10⁻7 एंगस्ट्रॉन आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका अध्याय नंबर 10, इसमें रिक्त स्थान आ रहा है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं। यहाँ पर आपको निशान लगाना है, विवर्तन कहते हैं। अगला है श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसमें आपको सेकंड में लिखना है विवर्तन कारण है, सॉरी व्यतिकरण कारण है। क्या लिखना है बच्चों? आपको व्यतिकरण लिखना है। इसमें श्वेत, वापस बोल रहा हूँ, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण व्यतिकरण है। अगला क्वेश्चन है, तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते हुए बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या बोलते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। यहाँ पर आपको तरंगाग्र लिखना है। अगला है, बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र क्या कहलाता है? तो बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में गोलीय लिखना है। तरंग स्रोत से प्रेक्षक के दूर जाने पर के कारण तरंगदैर्घ्य में वृद्धि को रेड शिफ्ट कहते हैं या लाल विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अध्याय नंबर 11, इसमें आपके एक वाक्य के आंसर्स भी मैं आपको यहाँ पर सामने लेकर के आया हूँ। ध्यान से आप इस वीडियो को सुनिए, जिसमें धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो आपको यहाँ पर लिखना है देहली ऊर्जा कहते हैं या कार्यफलन। क्या लिखना है बच्चों? आपको देहली ऊर्जा या कार्यफलन लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर में लिखना है। अगला है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों आपको याद होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है बच्चों, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी फोटोन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बताइए। तो फोटोन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र आपको लिखना है, लैम्डा बराबर होता है h/p। अगला है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है इसके अंतर्गत। तो आइंस्टीन का बच्चों याद होगा आपको, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है 1/2 mv² बराबर h - h0। ये आप लिख लीजिए इसमें, यह आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, या इसको phi - phi0 भी लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाती है। ये आपको इसके अंतर्गत लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवृत्ति बढ़ने पर आपको लिखना है बच्चों, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवृत्ति बढ़ने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्लियर है, ये लिखना है आपको इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी बोला मैंने, आपतित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। ये लिखना है आपको। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको लिखना है फोटोन किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों, फोटोन की परिभाषा इसके अंतर्गत आपको लिखना है। तो फोटोन किसे कहते हैं? फोटोन जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ये आपको इसके अंतर्गत लिखना है।
मतलब फोटोन की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है। प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, तो बच्चों याद रखना है, प्रकाश विद्युत सेल की परिभाषा आपको लिखना है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चों, विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, ये इसके अंतर्गत लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, प्लांक नियतांक का मात्रक तथा विमीय सूत्र आपको लिखना है। तो प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा जूल इंटू सेकेंड इसका मात्रक होता है, लिख लीजिए आप। और इसका विमीय सूत्र होगा mL2T-1 होता है। अगला सही जोड़ी आ रही है आपकी यहाँ पर, प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक के लिए आपको लगाना है सही जोड़ी में, ध्यान से सही जोड़ी लगा लीजिए। ये होता है जूल इंटू सेकेंड। देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति के लिए आपको हर्ट्ज लगाना है। और इसके बाद एक कार्यफलन जो ऊर्जा है इसको जूल लगाना है इसका, और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए मीटर लगाना है, एम लगाना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अध्याय नंबर 12, परमाणु से संबंधित है। इसमें एक वाक्य वाले प्रश्न है, इसके भी आंसर्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए शॉर्ट में। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या A0 है, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको इसमें लिखना है 4A0 होगी। अगला क्वेश्चन है रिडबर्ग नियतांक का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। तो आपको बच्चों लिख लेना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। रिडबर्ग नियतांक का सूत्र होता है R बराबर 2π², लिखिए आप लोग, m⁴ बाय CH³ और 4πε0 का होल स्क्वायर। यह आपको रिडबर्ग नियतांक का सूत्र लिखना है, और इसका मात्रक होता है प्रति मीटर, यह भी आपको इसमें लिखना है। इसके बाद अगला है आपका, एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि बताइए। तो एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की बच्चों कोटि होती है 10⁻⁻15 मीटर, ये लिखना है इसमें। इसके बाद है हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखा का नाम बताइए जो पूर्णतः दृश्य भाग में है। तो आपको याद रखना है बच्चों, बामर श्रेणी इसमें लिखना है। बामर श्रेणी जो होती है वो दृश्य भाग में होती है पूर्णतः। अगला है परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था बच्चों, आपको याद होगा जे थॉमसन ने किया था, इसमें जे थॉमसन आपको लिखना है। अगला है परमाणु, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां हैं, तो इसमें कमियों को लिखना है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है, ध्यान से सुनिए आप, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, और परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी वो नहीं कर पाया, ये आपको इसके अंतर्गत लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा आपको बच्चों याद रखना है, ऋणात्मक 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इलेक्ट्रॉन की, और इसकी प्रथम उत्तेजन अवस्था जो होती है वो 10.2 उत्तेजन ऊर्जा जो होती है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशों को गोलीय मेघ है, तो आपको याद रखना है कौन सा मॉडल है वो, जे थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशों का गोलीय मेघ है। आपके आ गया है यहाँ पर सही जोड़ी, इसमें सही जोड़ी को ध्यान से लगा लेना है आपको। इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग, तो आपको लिखना है NH/2π। इसके बाद आता है परमाणु, तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। रिडबर्ग नियतांक प्रति मीटर अभी बताया था मैंने आपको। लाइमन श्रेणी, तो लाइमन श्रेणी किस में आती है बच्चों, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में आती है, फोर्थ ऑप्शन का यहाँ पर थर्ड होगा। इसके बाद आपका लाइमन श्रेणी के बाद आता है बामर श्रेणी, तो बामर श्रेणी किस में होती है, अभी बताया था मैंने आपको, दृश्य क्षेत्र में होती है। और पाश्चन श्रेणी जो होती है वो अवरक्त क्षेत्र में होती है, ध्यान से लगा लीजिए आप सभी। इसके बाद ये अध्याय नंबर, इसमें जो है ठोस एवं अर्धचालक युक्तियों से संबंधित ये चैप्टर है आपका। एक वाक्य में उत्तर, इसके भी मैं आपको आंसर यहाँ दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार से व्यवहार करता है, तो निज अर्धचालक जो होता है बच्चों लिख लेना, इसमें पूर्णतः कुचालक की भांति व्यवहार करता है। क्या लिखना आपको इसमें, पूर्णतः कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं बच्चों, सभी को याद होगा, पी प्रकार के अर्धचालक में होल होते हैं बहुसंख्यक, और अल्पसंख्यक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लिख लेना आपको यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है NAND गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। तो NAND गेट के लिए बच्चों याद होगा आपको, बुलियन व्यंजक जो होता है वो y बराबर A.B पूरे का बार आपको लगाना है, ये बुलियन व्यंजक है NAND गेट के लिए।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एलईडी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म है एलईडी का प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और ये पीएन संधि अग्र अभिनति पीएन संधि डायोड होता है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ये आपको इसके अंतर्गत लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका सार्वत्रिक गेट कौन कौन से होते हैं? तो सार्वत्रिक गेट आपके यहाँ पर याद रखना है, दो होते हैं, एनएएनडी गेट, और लिख लीजिए आप एनएएनडी गेट और नॉर गेट, ये दोनों गेट जो है आपके सार्वत्रिक गेट हैं। इसके बाद है अगला यहाँ पर दिष्टकारी का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है? तो दिष्टकारी का कार्य संधि डायोड वाली युक्ति करती है, पीएन संधि डायोड जो है दिष्टकारी का कार्य करती है। अगला यहाँ पर सही जोड़ी आ रही है, ध्यान से सही जोड़ी को लगा लीजिए। एनएएनडी गेट के लिए आपको लगाना है, अभी बताया मैंने आपको, ए डॉट बी पूरे का बार लगाना है, फर्स्ट ऑप्शन का यहाँ पर थर्ड रहेगा। एएनडी गेट, तो एएनडी गेट के लिए आपको फर्स्ट का लास्ट रहेगा ए डॉट बी। इसके बाद है नॉर गेट, तो नॉर गेट के लिए आपको याद रखना है ए प्लस बी पूरे का बार लगाना है। इसके बाद आता है और गेट, और गेट के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन लगाना है, और गेट के लिए ए प्लस बी लगाना है। इसके बाद है नॉट गेट, नॉट गेट के लिए आपको यहाँ पर ए नॉट लगाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।